हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। हम आ गए हैं आपके सबके सामने एक दृष्टि आईएएस का एक बेहतरीन मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट लेकर, जो उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा जो सन 2023 में होने वाली है, उसके बेस पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर है। तो मेरे भाई, यह अभी परीक्षा जो है इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह अक्टूबर के आसपास जो है, अक्टूबर के आसपास ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ये बहुत ही जो और भी ये तो यूपी आरओ के बेस पर बना ही है, लेकिन ये और भी जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये दृष्टि आईएएस का कंटेंट है मेरे भाई। हमें पता है कि दृष्टि आईएएस के जो कंटेंट होते हैं इस वक्त भारत के टॉप कंटेंट में गिने जाते हैं। उनकी एक बहुत बेहतरीन टीम है, उन्हीं की जो है टीम के द्वारा तैयार किया गया है, न कि हम सब किसी के मतलब अपने मनमानी क्वेश्चन तैयार करके आप सबके सामने लेते चले आएँ। ऐसा नहीं है, ये उन्हीं का मॉडल पेपर है और इसी को मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कराने वाला हूँ। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको जो है सिर्फ उनका उत्तर बता देना ही ठीक मॉडल पेपर सॉल्व नहीं होता है। उसके सामने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसकी साइड वाइज, उसके लेफ़्ट राइट अप डाउन की जो चीज़ें होती हैं उस पर डिस्कस करना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग अपना देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्या है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो मेरे भाई इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, ये कार्बोनिफेरस युग में हमारा जो आज के पूरे देश हैं, वो देश जो अलग अलग हैं वो पहले आपस में पूरा जुड़े थे, और ये इसके आसपास इसके पीछे मतलब चारों तरफ जल भरा था। ये मान लीजिए पूरे देश जुड़े हुए थे, ऐसे आपस में ये पूरे देश हो गए। अब जो है अब इसके आसपास पूरा ऐसे जल भरा था, तो ये पूरे जो देश आपस में चिपके हुए थे इसे पैंजिया कहा जाता था, और ये जो पानी भरा था इसके आसपास इसे पैंथालासा बोला जाता था। तो कार्बोनिफेरस युग में ये जो पैंजिया है ये दो भागों में टूट गया। एक भाग इसका जो है उत्तर में चला गया और दूसरा भाग दक्षिण में चला आया। तो जो उत्तरी भाग था इसे जो है अंगारा लैंड बोला गया, अंगारा लैंड, और जो दक्षिण में भाग टूट कर आया इसे गोंडवाना लैंड बोला जाता था। जो दक्षिण में देश आया टूट कर हिस्सा आया, इसी हिस्से में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका ये सब आए, और जो उत्तर में टूट कर गया इसी में जैसे उत्तरी अमेरिका, रूस और ये सब जो देश आए। तो वही कह रहा है। अब देखिए क्या गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो मतलब जो हिस्सा उत्तर में गया होगा वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं होगा। तो उत्तर में ये उत्तरी अमेरिका गया तो ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, टैगा वन किस क्षेत्र की विशेषता है मेरे भाई। तो टैगा वन जो है समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता यानी ठंडे वाले क्षेत्रों की विशेषता है। टैगा वन एक रूसी शब्द है। टैगा वन जो है जो उत्तरी देश हैं, जैसे रूस हो गया, रूस में ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में टैगा वन पाया जाता है जहाँ ठंड ज़्यादा होती है। तो आगे हम लोग अगर चले देखें क्या है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर क्या दिया है, मरुस्थल दिया है इधर, और इधर मरुस्थल दिया है, और इधर देश दिया है। तो जो सोनोरन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ये भी सही है। ये टकला मकान जो है ये चीन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और कराकुम तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं, ये भी सही है। जो गिब्सन है ये जो है अफ़गानिस्तान में शायद पाया जाता है, लेकिन ब्राज़ील में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ये है। तो हमें गलत पूछा था तो मैंने गलत बता दिया, और बाकी ये तीनों सही थे अपने में, लेकिन क्वेश्चन में गलत कहा था तो मैंने गलत बताया। अब देखिए क्या है चौथा में, अधोलिखित सागरों में किसमें तट रेखा नहीं पाई जाती है। तट मतलब जो भूभाग से नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा कौन सा सागर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है मेरे भाई जो अपने आसपास अन्य सागरों से घिरा हुआ है, तो इसलिए जो है उसमें अपने आप में तट नहीं पाया जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आम की किस्मों में कौन सा दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया है। हम सबको पता है मेरे भाई, ये जो दशहरी आम है और नीलम आम है, इसके क्रॉस से जो आम बनाया गया है वो आम्रपाली है, आम्रपाली। तो आम्रपाली आम को अगर कोई पूछ लेगा कैसे बनाया गया, दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा मेरे भाई वो डी हो जाएगा, आम्रपाली। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मानकों में हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हमें पता है हरिकेन एक जो है तबाही है जिसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं। तो उसके हरिकेन के माध्यम से जो नुकसान होता है, तो मतलब
कितना मतलब उसका प्रभाव रहा है उसको मापने के लिए साफिर सिम्पसन मापक ये मतलब प्रयोग किया जाता है। तो ये हम देख लिए मार्केली तो भूकंप के लिए प्रयोग किया जाता है ये सब रिक्टर वगैरह। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है 7वां में। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे तो हमारा बेहतर रहेगा क्योंकि ये मिलाने वाला है, तो मिलाने वाला बेहतर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मिलाने वाले मेरे भाई 1-2 अगर हम लोग पकड़ लिए तो सब आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्या है यहाँ, इधर क्या है हमें जनजाति दिया हुआ है और इधर क्या है राज्य दिया गया है। तो किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है ये हमें बताना है। तो हमें सब चीज़ें नहीं आती रहेगी फिर भी हम पा जाएंगे। देखिए हमें एक चीज़ तो कन्फर्म है 100%, ये पेंच जो है मेरे भाई, पेंच मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हम लोग ये देख लिए, ये हमारा ये कन्फर्म हो गया, पेंच मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये पतरातू जो है ये झारखंड में पाया जाता है। अब हम लोग को अगर मिलाना हुआ, देखें 2 से हमारा काम बन रहा है, बी 1 पे होना चाहिए, हाँ बी केवल बी ही में है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि देखिए हमारा ये जो हम कन्फर्म थे बी 1 पे जाना चाहिए तो बी 1 में है और सी 4 पे है, तो जो है ये हाँ तो डी 1 पे आएगा, इसे हम पकड़ लिए। वो जो है वो सॉरी डी 3 पे जाएगा, डी 3 पे जाएगा और जो ए है वो 2 पे आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी हो जाएगा। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, आप एक बार इसे देख लेंगे तो ये आपको बहुत कुछ सिखा देंगे फैक्चुअल के और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से। बेतार संचार किसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर परावर्तित किए जाते हैं? हमें पता है मेरे भाई, जो वायरलेस सिस्टम होते हैं वो जो रेज होती हैं वो आयन मंडल, जो हमारे वायुमंडल में जो आयन मंडल होता है वहाँ से ये परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजी जाती हैं, जिसके माध्यम से वायरलेस सिस्टम हमारा काम करता है। वायरलेस संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब। और आगे हम लोग 9वां में देखें, ये भी मिलाने वाला है मेरे भाई, तो इसको भी हम लोग थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी आपको दिखाई देगा अच्छे से। तो देखिए क्या है यहाँ पर हमें कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और यहाँ पर देश का नाम दिया गया है। तो किस देश में कौन सा कोयला क्षेत्र है इसे हमें मिलाना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, डोनेट्स। हमें ये कन्फर्म है जो डोनेट्स है यह यूक्रेन में पाया जाता है। इसको ट्रिक भी आप लोग याद सकते हैं, यूक्रेन की इस समय बेचारा बहुत मार खा रहा है, रूस बहुत मार रहा है उसे, तो यूक्रेन को सब लोग डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो डोनेट्स यूक्रेन ये हो गया। और जो ये कुजनेट्स है ये रूस में पाया जाता है, क्योंकि रूस जो है इस समय कूच रहा है, कुजनेट्स, तो ये रूस में आ जाएगा। तो ये हो गया जाएगा। अब हम लोग देखें हमारा काम बना कि नहीं 2 से। ए जो है 4 पे जाना चाहिए और बी 3 पे आना चाहिए, तो ये बन गया काम, क्योंकि इसी बी ऑप्शन नंबर बी में ही है ऐसा। तो सी जो है 2 पे चला जाएगा और डी जो है हमारा 1 पे चला आएगा। तो इसलिए हम देख लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है इससे। तो आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं 10वां में, देखते हैं क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में कौन उत्पादक घटक है? हम सबको पता है मेरे भाई कौन उत्पादन करता है, यानी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो ऐसा हरे पेड़ पौधे हो सकते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गाय भी घास फूस पेड़ पौधों पर डिपेंड है, ये नहीं हो सकता, उत्पादक घटक नहीं हो सकते। बाघ भी जानवरों पर, जीवों पर डिपेंड होता है, मोर भी दूसरे पर ही डिपेंड होता है, तो ये नहीं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। क्या है यहाँ पर देखते हैं, कथन 1 दिया है और उसका कारण आर दिया है। तो मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावी स्रोत हो सकते हैं, ये बात तो एकदम सही है। जो मरुस्थल है वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो शाश्वत ऊर्जा के प्रभावकारी के स्रोत हो सकते हैं, ये बात सत्य है। क्या इसका कारण जो बताने जा रहा है ये भी देखिए, जितनी ऊर्जा मानव जाति 1 वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ सही है, और इसका कारण भी यही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए आर और दोनों सही हैं और ये आर जो है एक का ये कारण भी है, तो इसीलिए। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है 12वां में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है। जो सरकार को लगता है कि जो प्रजातियां, जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनको जो है रेड डाटा बुक एक पेज होता है रेड टाइप का, तो उसमें इनका नाम दर्ज कर दिया जाता है। तो
तो इससे ये लगता है कि ये प्रजातियाँ ख़त्म होने वाले हैं, तो उनके संरक्षण में, उनके बचाव में, उनको जो है पालने में सहयोग किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो 12वां हो गया। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? हमें पता है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए जो सबसे ज़रूरी कदम है वो जैवमंडल है, जैवमंडल रिजर्व। इसका ऑप्शन ये हो गया, तो सही है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्या है? फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफ़ा क्या है? फिरोज़ शाह तुगलक ने एक दार उल शफ़ा नाम की एक संस्था बनाया था। तो कह रहा है ये संस्था दार उल शफ़ा का मतलब यहाँ क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था, इसमें जो चाहे आके अपना इलाज करवा सकता था। यहाँ पर जो वैद्य वगैरह बैठते थे तो वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 15वां में? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक या शासिका कौन थी? यानी जो उत्तर भारत में जो शासन करने वाले थे मध्यकालीन भारत में, उनमें से कौन सा ये चांदी का टंका जारी किया था? तो मेरे भाई इसका जो नाम था ये इल्तुमिश ने ये चांदी का टंका जारी किया था। तो हमें पता है इल्तुमिश जो है जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका गुलाम था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था, मोहम्मद गोरी उसे लेकर आया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये गुलाम था। तो आगे अगर हम लोग देखें क्या है अगला में, ये 16वां में। हाँ, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर सकता है जो मौत का कारण उत्पन्न हो सकती है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका फार्मूला होता है CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मेरे भाई ये बंधुता ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। मतलब जितना ऑक्सीजन ब्लड से जुड़ने की क्षमता होती है उससे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के ब्लड से जुड़ने की क्षमता होती है। तो ये जब ब्लड से जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा, जिससे शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाएगी और व्यक्ति जो है मौत के करीब चला जाता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मोटर वाहन से जो कच्चा धुआं निकलता है, मोटर वाहनों से निकलने वाला सबसे ज़्यादा ये पोल्यूशन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। आगे हम लोग देखते हैं। एक दंत चिकित्सक यानी एक दांत का डॉक्टर जो होता है वो रोगी के दांतों को इलाज के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए का अवतल। क्योंकि अवतल लेंस होता है मेरे भाई, यह चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। दूर की चीज़ों नहीं दिखाया जाता, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। और जो उत्तल होता है यह मोटर वाहनों के साइड ग्लास में लगाया जाता है, ये छोटा करके दिखाता है, लेकिन काफ़ी सारी दूर की भी चीज़ों को दिखा देता है छोटे फॉर्म में। तो हमें बड़े चीज़ों को देखना होता है तो अवतल का प्रयोग करते हैं, छोटे फॉर्म देखना होता है तो उत्तल को। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? दूरस्थ नियंत्रण क्या होता है मेरे भाई? रिमोट सिस्टम, जैसे टीवी में या डीवीडी या किसी और भी सिस्टम में, हर जगह एसी में रिमोट सिस्टम आ गया है इस समय। तो रिमोट सिस्टम जो है किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन, किस प्रकार का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवरक्त। क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग एक रिमोट ले लें तो उसमें कुछ बटन दाबेंगे तो उसके आगे एक लाइट लगी होती है। जैसे ये रिमोट हो गया, इसमें एक लाइट लगी होती है। तो ये लाइट हम रिमोट का बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगी नहीं, हमें नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर कैमरे पर हम लोग देखेंगे इसे मोबाइल के कैमरा पे बार के, तो यहाँ लाल लाल जलता हुआ ही दिखाई देगा। तो रक्त की तरह ये अवरक्त यानी इंफ्रारेड, ये होगा इसका आंसर। आगे अगर हम लोग देखें तो ये प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। यानी जो फ्रिज होता है, फ्रिज में हम लोग अपना खाना पीने वाली चीज़ों को रख देते हैं तो लंबे समय तक बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं उनका बैक्टीरिया का इस खाद्य में रिएक्शन बहुत स्लो होता है। इसमें दिया होगा ना कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम हो जाती है। वो बैक्टीरिया का जो हमला होता है वो उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है, बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई इसका सिंपल सा क्वेश्चन है क्लोरीन। क्लोरीन को ही हम लोग पहले जो कुआं होता था पानी पीने के लिए उसमें कीड़ा वगैरह आ जाते थे तो क्लोरीन डाल के उसको शुद्ध करके पिया जाता था। तो आगे हम लोग अगर देखें क्या है अगला क्वेश्चन, अगलों में क्या है मेरे भाई,
बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की, तो वो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? तो मेरे भाई मेरास्मस ऐसा रोग है जो बच्चों में हो जाता है तो उनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, वो बहुत उनमें वीकनेस आ जाता है। आगे चल रहे हम देखते हैं क्या है 22वां में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो मेरे भाई इसका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो 22वां क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी 169, अनुच्छेद 169 में ये कहा गया है कि विधानसभा संसद अगर चाहे तो किसी भी विधानसभा में मतलब किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित कर सकती है या विधान परिषद को हटा सकती है। इस समय वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप लोग याद रखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु है शायद। तो इसमें जो है 6 राज्य हैं, देख लीजिएगा आप। 6 राज्यों में इस समय जो विधान परिषद व्यवस्था की गई है। तो जो विधान परिषद की व्यवस्था या समाप्ति होती है वो 169 आर्टिकल की होती है। तो आगे हम लोग देखें, 22वां हम लोग हो गया, हम लोग 23वां देखते हैं क्या है इसमें। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर दूँ दोस्तों, लाइट चली गई है, बहुत गर्मी लग रही है आज। तो आप सबसे विनती है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो आप लोग वीडियो को जो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मौका मिले अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनुच्छेद 39 में पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 ऐसे होंगे जो सुमेलित हैं, उनको हमें नहीं बताना है, हमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं है हमें उसको टिक करना है। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता से संबंधित है, तो ये सही है, अपने आप में ये बात सही है, लेकिन हमें गलत बात बतानी है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 में जो कहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है। जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है वो अनुच्छेद 50 में कहा गया है, तो ये गलत है। तो हमें गलत वाले को चूज करना है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग ये देख लिए मेरे भाई। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 24वें में चलते हैं क्या है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो मेरे भाई इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? ये लोकतंत्र जो है आम आदमी के हाथ में भी आना चाहिए। तभी इसी उद्देश्य से पंचायती राज लाया गया था कि सत्ता जो है एक गांव में पहुंचेगी, घर में पहुंचेगी, तो आम जन जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं उस पर काम ज़्यादा होगा। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी थी? तो इसका सर सही आंसर है 15 जून 1905। जो सूचना का अधिकार संसद से पारित हुआ था, तो राष्ट्रपति ने अपना मुहर कब लगाया? 15 जून 2005 को, और ये सन 2006 से लागू हुआ था। आगे अगर हम लोग देखें क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता? कौन सा टैक्स इसमें दिया है, पूछ रहा है कौन सा टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। ये देखिए क्या है, सेवा टैक्स भी लगाया जाता है भारत सरकार द्वारा। शिक्षा टैक्स लगाया जाता है, जब भी मोदी सरकार ने लगाया था बहुत हंगामा हुआ था। सीमा शुल्क, एक सीमा से दूसरे सीमा में पार करेंगे तो उसमें भी लगाया जाता है। जो टोल टैक्स है, इसमें जो है ये राज्य सरकार या जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो जो है लगाती हैं, तो ये आंसर सही है। तो इसमें जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, या 27वां क्या कह रहा है मेरे भाई, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका मूल क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे कोई राज्य या केंद्र सरकार में झगड़ा हो गया, राज्य सरकार में झगड़ा हो गया, तो इस तरह के जो झगड़े हैं वो मूल अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। और अपीली जो है क्षेत्राधिकार क्या होता है कि जैसे ये कोई सिविल या क्रिमिनल मामला होता है तो वो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार क्या होता है कि जैसे अगर राष्ट्रपति अगर कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट से अपना सलाह मांगना चाहे, तो वो जो
ऐसे जो मतलब इस टाइप के जो होते हैं परामर्शदायी रूप, तो ये परामर्शदायी संबंधी मतलब परामर्श लेने का, राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना होता है, तो वो परामर्शदायी संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, यानी किसी देश में आर्थिक वृद्धि कितनी हुई है, इसको मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है। तो मेरे भाई इसका जो सबसे अच्छा साधन है प्रति व्यक्ति उत्पाद। हर एक व्यक्ति कितना उत्पाद कर रहा है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कितना उसकी इनकम हो रही है, तो यही हमें बताता है कि कोई देश कितना आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। सबसे अच्छा मापन यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। नगरीय घनत्व तो पूछ रहा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, यही जो इसका की पॉइंट है, ये नहीं रखेंगे तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। तो महाराष्ट्र मेरे भाई, महाराष्ट्र में कुछ ही ज़िले हैं जो नगरी में सबसे ज़्यादा हैं, जैसे बम्बई हो गया और भिवंडी, थाना, ये सब जो है कुछ ज़िले हैं जिनमें नगरी ज़्यादा है, लेकिन सब नहीं है, तो ये नहीं होगा। पंजाब में भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं। तमिलनाडु में जो नगरी घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, यानी शहरी क्षेत्र ज़्यादा है। तो आगे हम लोग चलिए बढ़ते देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन मिलान वाला अच्छा क्वेश्चन आ गया, तो इसे हम लोग थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए क्या है, तो हमें मिलाना, एक तरफ स्थान दिया है, एक तरफ उद्योग दिया है, तो इसे हमें मिलाना है। तो कौन से स्थान पर कौन सा उद्योग है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं। चलिए ताला पर बात के लिए, अलीगढ़ का ताला सबसे फेमस है, दुनिया में फेमस है, ये हो गया। अब फिर क्या है, फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं। हमारे सर थे, जब मैं हाई स्कूल पढ़ रहा था, तो हमेशा कहते थे कि हमारे भाई लोग फिरोज़ाबाद में चूड़ी की फैक्ट्री खोले हैं, तो इसीलिए फिरोज़ाबाद में चूड़ियों का जो है ये बहुत बड़ा बाज़ार पाया जाता है, तो ये इस पर चला आएगा। मेरठ में हमें पता है खेल का सामान खूब ज़्यादा बनता है, और चुर्क में ये बचा, चुर्क में सीमेंट बनता है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लिए। अब देखें मिलाएं, ए जो है 3 पे आना चाहिए, तो ये जो है सी और डी में है, तो यानी ये नहीं हो सकता। बी जो है वो हमारा 4 पे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए, मैं पूरा ऊपर मिला दिया हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 31वां में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला है, क्योंकि मिलाने वाले क्वेश्चन में मेहनत कम लगता है। अगर आपको 1-2 भी आता रहता है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। देखिए क्या है, हड़प्पा स्थल दिया है और स्थिति दिया है कहाँ पर है। तो मेरे भाई जो सबसे पहले हमें ये जो मैं कन्फर्म हूँ पहले उसको बता दूँ। हमें ये कन्फर्म है कालीबंगा जो है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ तो सही रहेगा। हमें पता है ये कालीबंगा जो है मेरे भाई, कालीबंगा जो है राजस्थान में पाया जाता है, तो ये मैं एक तो कन्फर्म हो गया। दूसरा मुझे ये कन्फर्म है कि मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और दायमाबाद ये जो है महाराष्ट्र में है, और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। तो हमें सब आ गया। तो अब देखिए क्या है, कब मिला ले हम, ए जो है 3 पे आना चाहिए, बी जो है 4 पे आना चाहिए, और सी जो है 1 पे आना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे भाई, इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। ये भी देखिए मिलान वाला है, मिलान वाला जो है अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। वैदिक काल की नदियाँ दी गई हैं और उनका इस समय आधुनिक नाम दिया गया है। तो देखिए मैं जो कन्फर्म हूँ पहले उसको बता दूँ। परुष्णी जो है वो रावी, जो आज की जो रावी नदी है, ये वैदिक काल में इसे परुष्णी बोला जाता था, तो ये आ जाएगा इस पे। और सदा नीरा जो पहले थी, आज के समय में उसे गंडक बोला जाता है, ये आ गया। तो सतुद्री जो है ये सतलज पे आएगा, ये सतुद्री सतलज पे। और कुभा जो है ये काबुल में, कुभा काबुल के से दोनों आएगा। तो आगे अगर हम लोग देखें तो कहाँ मिल रहा है हमारा, ये एक जो है 2 पे मिलना चाहिए, और बी जो है 3 पे मिलना चाहिए, सी जो है 1 पे मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बी पे मिल रहा है, तो ये वाला। तो चलिए हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। हमें पता है बौद्ध पवित्र स्थल जो है वो बोध गया में जो है, और निरंजना मतलब क्या इसमें पूछ रहा है, बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है। बोध गया जो है कोई बौद्ध पवित्र स्थल है, और ये बोध गया जो है मेरे भाई निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो ये हम लोग देख लिए।
और आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। क्या है हमारा 34वां, निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो मतलब कितना, मतलब 3 सही हैं जो और एक सही नहीं है, उसी सही को हमें बताना है। तो मेरे भाई चलिए हम लोग अपना देखते हैं 34वां में क्या है, हम सबका कौन सा सही है। तो 34वां में जो मेरे भाई हमारा है ये कर्प मंजरी जो है इसे बाणभट्ट ने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था, हर्ष ने नहीं लिखा था। तो जो है मतलब हर्ष ने बाणभट्ट को लिखा था, कर्प मंजरी नहीं लिखा था। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमें गलत पूछ रहा है तो गलत यही है। बाकी ये मालविकाग्नि मित्रम को कालिदास ने लिखा था, मूत्र राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा था, सौंदरानंद को अश्वघोष ने लिखा था। तो ये सब सही हैं, लेकिन हमें गलत पूछ रहा है तो हम गलत बता दिए, एक है। अब देखिए क्या है हमारा, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो अकबर ने किससे बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था, तो ये जो है 35, ये जो है बी 35वां क्वेश्चन है। तो ये हरिविजय सूरी को अकबर ने बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था। और ये हरिविजय सूरी कौन थे, जैन आचार्य थे। अगला हम देख लें मेरे भाई, हम लोगों का 36वां क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ताराबाई। ताराबाई जो शासिका थी, ये मराठा का नेतृत्व तब था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। तो ये है इसका सही आंसर। 36 हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने 37वां क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। ये देखिए आ गया हम सबका, इसमें कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं तो सही रहेगा। ये कहा गया शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया था। रामविलास शारदा थे एक, तो इन्हीं रामविलास शारदा के प्रयासों से ये शारदा अधिनियम आया था। इनका क्या प्रयास था कि लड़कों और लड़कियों की जो विवाह की उम्र है इसको बढ़ाया जाए। तो इन्हीं के पहले 12 और 14 वर्ष था, तो इनके प्रयासों से लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 किया गया। तो यही इतना मतलब निर्धारित किया गया था शारदा अधिनियम के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर फिर हमारा मिलाने वाला, अगर मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होता है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, समाचार पत्र है और इधर भाषा है। तो कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था उसको बताना है। भारत मित्र, इतना अच्छा नाम है, इसी से लग रहा है कि ये जो है ये हिंदी में प्रकाशित होता होगा। तो इसका ये हिंदी है, ये हो गया। अब जो है मेरे भाई प्रजा मित्र, इसमें जैसे मोदी जो है गुजरात से हैं और वो प्रजा का मित्र भी हैं। तो ये ट्रिक आप लोग ऐसे याद रखेंगे तो ये इस पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग देखें इससे हमारा काम बना कि और हमें सोचना पड़ेगा। ए जो है 3 पे आना चाहिए, आ गया। केवल सी में ही है तो ए 3 पे आएगा और सी जो है 2 पे आना चाहिए। तो ये सी 2 पे आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा, सही है। तो बी हमारा कहाँ पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, मराठी में, राष्ट्रभक्त मराठी में। और जो है डी जो है 1 पे आना चाहिए, नायक जो है बंगाली में। तो ये हो गया। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये विट्ठल भाई पटेल ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर ये होगा। तो आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। क्या है 40वां में, ये हमें फिर देखिए अच्छा मिलाने वाला दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, मिलाने वाला मज़ा बहुत है मेरे भाई। क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष दिया है, अधिवेशन दिया है। अब हमें पता है, देखिए जो हमें पता है सबसे पहले हम उसी को ठोकेंगे। सरोजनी नायडू हमें पता है मेरे भाई, यह कानपुर से एक बार अध्यक्ष हुई थी 1924 में, ये कानपुर से जाएगा। सुभाष चंद्र बोस हमें क्लियर है कि ये हरिपुरा अधिवेशन से अध्यक्ष थे। ये देख लिया हम। अब देखिए हमारा 2 से काम बना कि हमें और सोचना पड़ेगा। डी 1 पर जाएगा, सही है। डी पे केवल 1 है, तो यानी यही वाला ऑप्शन होगा और किसी में 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। जब ऑप्शन सी हम चूज कर लिए तो इसका मतलब ए 3 पे जाएगा, ये ए वाला जो है ये 3 पे आएगा। और ये जो पुरुषोत्तम दास टंडन है ये मद्रास में आएगा, नासिक में आएगा ये। तो ये हम लोग देख लिए इस तरह से।
तो जो पहले आपको कन्फर्म रहे वही चूज किया करिए और उससे देख लिया करिए कि ये इसमें है, तो उससे आपका काम न बने तब अगला सोचा करिए। अब देखिए हम लोग अगला क्या है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, तो उस दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी और जिसके मुखिया जो है प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके मुखिया महेंद्र प्रताप थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है 42वां में हमारा। अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। हमें पता है मेरे भाई जो खरीफ फसल होती है यह जो है बरसात जब मौसम आता है जैसे जुलाई अगस्त इस समय बोई जाती है, और जो रबी की फसलें होती है मेरे भाई ये जब ठंड का मौसम आने वाला होता है जैसे नवंबर या दिसंबर में बोई जाती है। तो पूछ रहा है खरीफ की फसल नहीं है यानी ये बरसात में नहीं बोई जाती है। तो बरसात की जब शुरुआत होता है तो उसमें मक्का भी बोया जाता है, मूंगफली भी, कपास भी, सरसों गेहूँ के साथ बोया जाता है नवंबर दिसंबर में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। पश्चिम वाहिनी नदी मतलब वे नदियाँ जिनका बहाव पूरब की तरफ नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ होती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, शरावती हो गई और ताप्ती हो गई। ऐसी नदियाँ जो है ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। और नर्मदा ताप्ती नदियाँ पश्चिम में क्यों बहती हैं, तो ये ढलान का नियम फॉलो नहीं करते हैं। ये क्रैक भ्रंश के माध्यम से भ्रंश की वजह से ये पश्चिम में बहती हैं। और इसमें क्या पूछा है, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो इसका जो सही आंसर है नर्मदा। जैसे नर्मदा नदी जहाँ बहती है मेरे भाई, तो इसके उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तो इन्हीं दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ये नर्मदा नदी बहती है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो क्या सही सुमेलित नहीं है मेरे भाई, नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। तो इसे आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, कोई नंगा रहता है तो उसे देखकर सब लोग लज्जित हो जाते हैं, तो सतलज। तो ये हो के सही बात है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है बहुत विश्वव्यापित प्रतिमा लगाई गई है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है। तो कृष्णा से कृष्ण, नागार्जुन से अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बन रही है। तो आप लोग कभी भी पूछे नागार्जुन सागर कहाँ है तो इसमें अर्जुन आ रहा है, तो इसमें कृष्णा नदी पर। हीराकुंड जो है ये भी मिलान है। तो पूछ रहा नहीं कौन सा है, तो ये सी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो सागौन का वन किन राज्यों में पाया जाता है, जहाँ बारिश वारिश ज़्यादा होती होगी लगभग वहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में ये सागौन का वन ज़्यादा पाया जाता है। और मेरे भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के पास। मिलाने वाला देखिए फिर आ गया। मिलाने वाला बहुत सरल होता है दोस्तों, इसमें समझ लो फ्री का नंबर मिलता है। देखिए क्या है इसमें, यहाँ खनन क्षेत्र दिया गया है और यहाँ पर जो है खनिज दिया गया है। तो ये खनिज जो है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं ये बताना है हमें। तो देखिए गुरुम साहिनी ये खनन क्षेत्र है, ये कहाँ पाया जाता है, गुरुम साहिनी। गुरुम साहिनी में लौह अयस्क पाया जाता है। गुरुम साहिनी एक खनन क्षेत्र है। यह खनन क्षेत्र में लौह अयस्क यानी आयरन ओर्स पाए जाते हैं। ये हमने एक तो हमें ये कंफर्म था, इसको हम मिला लिए। और दूसरा मेरे भाई देखिए हमें ये कंफर्म है सी वाला, जो जादूगुड़ा है, ये जादूगुड़ा क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। हम लोग इसको मिला लिए। अब देखते हैं 2 से हमारा काम बना कि हम लोग तीसरे के बारे में सोचें। गुरुम साहिनी यानी ए वाला 3 पे आना चाहिए, तो ए 3 पे 2 है, यानी अब हमें कंफर्म हो गया सी डी नहीं हो सकते। सॉरी, सी और डी नहीं हो सकते, इसमें केवल बी, ए और बी में से होगा। सॉरी, थोड़ा पानी पी लूँ दोस्त, गला फंस गया। अब ए और बी में से होगा कोई। अब देखिए क्या हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा 46वां में। देखिए हम लोग ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए जो है ये 3 पर आएगा,
बी वाला 4 पे जाएगा और इस पे जाएगा, और डी वाला जो है 1 पे जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? हमें पता है दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी है, और ये दोदा बेट्टा जो है मेरे भाई ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो ये हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा देश, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हमें कुछ देश दिए गए हैं, तो हमें जिसका क्षेत्र सबसे बड़ा है छोटे से बड़े क्षेत्र में बताना है। तो इसका जो मेरे भाई हमें पता है अपना भारत का जो क्षेत्र है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका एक ट्रिक याद रख लीजिए आप। इसका एक ट्रिक है कि रुक चीन अब आया भारत। तो मेरे भाई सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, उसके बाद जो है चीन है, उसके बाद जो है अब से ये जो है अमेरिका है, बी से जो ब्राज़ील है, फिर ए से ऑस्ट्रेलिया है, और फिर ये बी से भारत है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ब्राज़ील है सबसे बड़ा इधर, तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सही है हम सबका। तो क्योंकि आरोही पूछा है, सबसे छोटा, उससे बड़ा भारत, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा ब्राज़ील। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश और युग्म अरल सागर के किनारे बसे हुए हैं? तो अरल सागर एक है, उसके किनारे कौन कौन से देश हैं मेरे भाई? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन देखने का 50वां देखने की बारी है। 50वां मिलाने वाला है मेरे भाई, बहुत अच्छे होते हैं मिलाने वाला। देखिए क्या है यहाँ, ये वायु प्रदूषक दिया गया है, और यहाँ पर कुछ उसके वायु प्रदूषक की वजह से क्या प्रभाव होता है वो दिया गया है। तो जो है हमें पता है एस्बेस्टस धूल जो होते हैं वो फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। एस्बेस्टस धूल फेफड़ा को प्रभावित करते हैं जो, और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त धारा को प्रभावित करती है। सीसा जो है मेरे भाई वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा जो है उदर को। अब हम लोग मिला लें अपना, कौन सा हमारा ऑप्शन बन रहा है? तो ए वाला 3 पे जाएगा, बी वाला 1 पे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन रहा है। तो ये देख लिए हम लोग। आगे चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमें पता है हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो वातावरण में जाके मौजूद होती हैं और वातावरण का तापमान बढ़ाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेंगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, बाढ़ आएंगी, ये सब तबाही होगा, नुकसान होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कृषि होगी ये सब भी दुष्प्रभावित होंगी। तो पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो इसमें मेरे भाई नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब में है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस में सबसे बड़ी भूमिका इसी की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे देखिए हम लोग क्या है 52वां में। ये मिक्स क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हम लोग देखें क्या है। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? चंपारण हमें पता है महात्मा गांधी का पहला वहाँ पर एक सफल आंदोलन था। तो तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या था? वहाँ तिनकठिया प्रथा को गांधी जी ने समाप्त करवाया था। तिनकठिया प्रथा का मतलब ये था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। वहाँ ऐसा था, तिनकठिया प्रथा अंग्रेज़ों ने बनाया था कि आपके पास जितनी भूमि है आप उसका जो है 20 हिस्सा कर लीजिए, और उस 20 हिस्से में 3 हिस्से, कम से कम 3 हिस्से पर जो है नील की खेती करिए। ये अनिवार्य बना दिया था अंग्रेज़ों ने। तो इसी चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने इसी तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया था। आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैवमंडल स्थल हो गया और स्थापना वर्ष हो गया। तो अब हमें पता है मेरे भाई कौन सा जैवमंडल कब बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हमें पता है सबसे पहले नीलगिरी जो है 86 में बनाया गया था, इसकी स्थापना नीलगिरी जैवमंडल, ये हो गया। हम तो एक ये हमें अच्छे से आ रहा है, और एक हमें डी वाला मैं एकदम कन्फर्म हूँ कि ये 2000 में स्थापना हुआ था। अब देखते हैं 2 से हमारा काम बन रहा है कि नहीं। ए 4 पे जाएगा, डी 1 पर जाएगा, तो बन गया हमारा काम। ये बी इसी से जाएगा,
और इसे हम और मिला सकते हैं कि बी हमारा 3 पे चला जाएगा और सी हमारा जो है 2 पे चला जाएगा। तो जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, तो क्लियर हो गया। आगे अगर हम लोग देखें क्या है मेरे भाई, यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर जो है नागपुर में। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए, पूर्ण रूप से धारणीय यानी सस्टेनेबल बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। इसका जो है पारिस्थितिक पदछाप, यानी इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोला जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक मनुष्य को अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए सस्टेनेबल तरीके से उसको जितनी भी भूमि की, कम से कम जितनी भूमि की आवश्यकता होती है उसे पारिस्थितिक पदछाप बोला जाता है, याद रखिएगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमारा 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक प्रवाल विरंजन की सबसे अधिक प्रभावी कारक है। प्रवाल विरंजन मतलब जो प्रवाल पाए जाते हैं हमारे समुद्रों में, जलीय क्षेत्रों में, विरंजन मतलब उनका कलर चला जाना, उन पर कलर का। प्रवाल विरंजन सबसे अधिक प्रभावी कारण क्या होता है, जो प्रवालों का रंग है वो क्यों मतलब गायब होता जा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन नंबर सी, जो सागर में जलीय, जो समुद्रों में या सागरों में जो जल का तापमान में वृद्धि हो रहा है, उसी तापमान वृद्धि की वजह से प्रवालों का रंग जो है वो मतलब ख़त्म होता जा रहा है। उनका मतलब जो खोपड़ी होती है ऊपर की वो जो है निकल जाती है। आगे देखें हम लोग, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे। तो वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में तमाम प्रकार की बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद बना रहेगा, जिंदा रहेगा। तो मेरे भाई ये गांधी जी ये जो बात बोले थे, ये ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि भाई ये कराची अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में, तो इसी में गांधी जी बहुत ही कड़े शब्दों में बोला था कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो ये था। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। हम लोग को जो है गर्मियों वगैरह में सुराही का प्रयोग करते हैं और सुराही में पानी रख देने से पानी हमेशा ठंडा बना रहता है। तो ऐसा कौन है कि क्या कारण है कि सुराही में पानी हमेशा कूल बना रहता है। तो मेरे भाई इसमें वाष्पीकरण होता है। अगर हम लोग सुराही में पानी भर दें तो कुछ समय बाद देखेंगे पानी ठंडा बना रहेगा, लेकिन वो पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि उसमें जो गर्मी आती है वो वाइपराइज होती जाती है, वाष्पीकरण होता जाता है। और यही हाल कूलर में भी होता है। कूलर में हम लोग पानी डालते हैं, पानी ऊपर जाके फिर नीचे गिरता है, लेकिन पानी ख़त्म हो जाता है और उसमें आप पानी जो बचा रहेगा उसमें देखेंगे तो पानी बहुत ठंडा महसूस होगा, आपको ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भी वाइपराइज होता है। वाइपर मतलब पानी जो है ना, जो इतनी गर्मियाँ होती हैं पानी की, वो भाप के माध्यम से निकल जाती है और जो बचा हुआ पानी रहता है वो ठंडा रहता है। तो आगे चलिए हमें देखते हैं मेरे भाई, जब कोई बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन बढ़ जाता है कि आयतन घट जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है आयतन घट जाता है। जैसे क्या हम करें, देखें मेरे भाई, बर्फ़ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है बर्फ़ की, वो डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है। यानी पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की, बर्फ़ की कम होती है। क्यों? आप लोग इसको प्रैक्टिकल करना हो तो किसी टब में आप पानी ले लेना और पानी में ऊपर बर्फ़ की सिल्ली डालेंगे तो बर्फ़ की सिल्ली आपको इसमें यहाँ फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि बर्फ़ का घनत्व पानी घनत्व से कम है। यानी जिस वस्तु का घनत्व जितना कम रहेगा वह वस्तु उतना ज़्यादा जगह घेरेगी। जैसे आप 1 किलो रुई ले लिए तो वो आपको खूब ढेर सारा जगह घेरेगी, वो लगभग आधा टेम्पो में आ जाएगा। तो और अगर जैसे मतलब 5 किलो आप रुई ले लिए तो वो पूरा टेम्पो भर जाएगा आपका। और वहीं अगर 5 किलो आप लोहा ले लिए या 5 किलो अनाज ले लिए तो वो एक गठरी में आ जाएगा। तो जो रुई है उसका घनत्व तो कम है, इसलिए वो फैलता ज़्यादा है। तो इसीलिए बर्फ़ का घनत्व तो कम है, इसलिए वो फैलता ज़्यादा है। जब वो पानी बन जाएगा तो उसका घनत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, तो थोड़े से जगह में आ जाएगा। तो इसका ये हुआ।
तो अभी मैं इसका आंसर बता दिया कि आयतन घटता है, जब कोई बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाती है तो उसका आयतन घट जाता है, वो ये बात हुई। 61वां में क्या है मेरे भाई, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। ये तो यार हम सबको पता ही होगा, ये देखें हम लोग बहुत अपनी आँखों से डेंगू की मरीज़ देखा होगा कि बकरी का दूध, पपीता का पत्ता, पपीता और ये सब जो लीची और ये सब जो खाया जाता है, कीवी, ये सब में डेंगू बुखार में खाया जाता है। और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स इसकी कमी हो जाती है, जो व्यक्ति को एकदम जो है तोड़ देती है। अगला जो हम देखें क्या है मेरे भाई, डीएनए की डबल हेलिकल प्रारूप, यानी ये द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। इसका इंग्लिश में इसे बोलते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है मेरे भाई, ऐसे होता है। डीएनए इस तरह का होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने ही कहा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इसके लिए इन सबको जो है, ये वाटसन एंड क्रिक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था शायद 1963 में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 63वां का है, एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो सही आंसर है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, ये नहीं है इसका, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ये क्या है इसमें, 63वां में है ना कि एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किसी भी बॉडी का जब में प्रॉब्लम आ जाती है तो उस बॉडी का अगर हमको स्ट्रक्चर चाहिए होता है तो हम लोग उसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई के माध्यम से हम उस बॉडी के अंग का इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये होता है जो हम लोग सिम यूज करते हैं अपने मोबाइल में, उसका फुल फॉर्म SIM का। 64वां हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना 65वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। मेरे भाई जब कोई कानून बनता है तो कानून के होता है कि जैसे वो लोकसभा में भी पारित हो जाए अपने पूर्ण बहुमत से, और मतलब पूर्ण बहुमत या साधारण बहुमत, और वो राज्यसभा में भी पारित हो जाए। तो जैसे एक सदन में पारित हो गया, दूसरे सदन में पारित नहीं हो पाया, एक सदन उसका समर्थन कर रहा है, दूसरा सदन विरोध कर रहा है, तो इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है कि दोनों सदस्य आकर एक जगह बैठें और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और ये सदन किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यही है आंसर इसका। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित मेरे भाई बीबी गिरी ये राष्ट्रपति थे। तो यही जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे, ये हुआ था इन्हीं के समय में। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कब कानून बना सकती है। हमें पता है 7वीं सूची में दिया गया है कि संघ सूची में जितने विषय दिए उस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगी। फिर दिया है राज्य सूची का विषय, उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची एक और दिया है तीसरा, उस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। इससे पूछा है अगर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाना चाहेगा, केंद्र सरकार बनाना चाहेगा तो कैसे बना सकता है। तभी बना सकता है जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, तभी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68वां में देखें क्या है, हम निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। हमें पता है इसमें कुछ जो दिए गए हैं इसका मल्टी ऑप्शनल है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण, हमें पता है कुछ ऐसे जो है संस्थाएं हैं जो संवैधानिक है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं गैर संवैधानिक हैं। संवैधानिक संस्था हम लोग किसे बोलते हैं, ऐसी संस्थाओं जिसकी चर्चा संविधान में हमारे किया गया है। और गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो संवैधानिक संस्था की ही तरह काम करते हैं लेकिन इनकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है और इसे जो है संसद में कानून बनाकर इसे बनाया गया है। तो संवैधानिक प्राधिकरण कौन सा है, इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा मेरे भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा हमारा, 68वां का बी। 1, 2, 3 ये भी संवैधानिक है। राज्य निर्वाचन आयोग जो 324 अनुच्छेद में दिया गया है ये, और राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, ये सब जो है संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ये नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं अपना।
निम्नलिखित में से किस वाद में, किस केस में उच्चतम न्यायालय ने अपना धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यानी ऐसा कौन सा केस था जिस केस में ये बताया गया कि हमारा जो उद्देशिका है, जिसे नेहरू जी ने 9 दिसंबर 1946 को शायद पेश किया था, तो इसमें कहा गया था, किसने कहा कि संविधान का भाग उद्देशिका है? तो मेरे भाई जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में जो है बताया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो आगे अगर हम लोग देखें 70 क्वेश्चन अपना क्या है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा चाहे मतलब ऐसा, मतलब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे वह उसी तरीके ज़िंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम है। यानी एक ऐसा केस था मेरे भाई, ये केस का नाम था ये जो है गोलकनाथ, ये 70 वाला है हमारा, तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसी केस में ये बताया गया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा व्यक्ति चाहता है अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकता है, तो इसी केस में बताया गया था। 71 में क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है? हमें पता है मुद्रास्फीति क्या होता है, जब चीज़ों के दाम बढ़ता है, वस्तुओं और सेवाओं के दाम अचानक बढ़ने लगता है और दाम बढ़ने की वजह से हमारा पैसा जो है उसको खरीद नहीं पाता है। जब दाम बढ़ जाता है उसको खरीदने के लिए हमें और ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब हुआ जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो यानी वस्तुओं सेवाओं का दाम बढ़ता है तो हमारा रुपया की वैल्यू, हमारे जो मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, हमें और ज़्यादा मुद्रा और ज़्यादा पैसा देना पड़ता है तब वो चीज़ें मिलती हैं। तो इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। लेकिन इसमें कह रहा है कौन सी मुद्रास्फीति की प्राक्कलन के सबसे प्रचलित माप है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये जो है मुद्रास्फीति के मापन के सबसे प्रचलित माप है। तो आगे चलिए बढ़ते हम लोग, 71 हो गया। 72 में देखते हैं क्या है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। जो विदेशी मुद्रा होती हैं सबको रख रखाव के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ही उत्तरदायी होती है। आगे देखिए हम लोग क्या है, भारत की जनगणना 2011 में अंतरिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं अब दृष्टि विकलांग यानी जो आँखों से अंधे हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी है, देहरादून में ही जो आँखों से विकलांग हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान है। 75वां में हम लोग देख लें क्या है, 75वां हमारा ये मिलान वाला है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। या इसमें ऑप्शन दिया है और इसको जो है इधर मतलब स्थल दिया है और इधर मतलब उसमें क्या क्या मिला था वो दिया है। तो मेरे भाई हमें पता है कि यहाँ पर देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो, जो हमें कन्फर्म है वही हम पहले मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नर्तकी पे चला जाएगा। तो इसका एक ट्रिक भी होता है कि मोहन हमें कृष्ण भगवान से, मोहन पहले नाचते बहुत थे तो नाचते थे और गोपियों को नचाते भी थे। तो मोहनजोदड़ो नर्तकी, तो मोहन नर्तकी से संबंधित हो गए, यानी मोहनजोदड़ो जो है ये नर्तकी की मूर्ति से मिला था मोहनजोदड़ो में। तो ये हम लोग देख लिए। तो अगला एक और हमारा है, अब यहाँ पर हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो और हम थोड़ा सा याद करें तो हमें और समझ में आएगा कि यहाँ पर और कौन सा होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। तो डी कैसे सही होगा देखिए क्या है, ए जो है वो 1 के साथ मिलेगा। हड़प्पा में जो है शवाधान की जो है साक्ष्य मिले थे। लोथल में जो है गोदीवाड़ा मिला था, लोथल गुजरात का ये शहर है तो लोथल में गोदीवाड़ा मिला था, ये भी सही हो गया। और सी वाला जो है ये चौथा से जुड़े, कालीबंगा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। 76 कृषि विकास के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में, ऑप्शन इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें, कृषि विकास के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होने का श्रेय किसने? यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था मेरे भाई वो जिसको नहर खुदवाने के संदर्भ में जाना जाता है तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ये इसे जीटी भी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक जो था
वो पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत शासक था जो इसे नहर खुदवाने का श्रेय दिया जाता है। अगला हम लोग देख लें कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो नहीं है हमें उसी को बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है उसे हमें कैसे बताएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ये गलत है। नासिक षड्यंत्र केस राजबिहारी से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। बाकी सब जो हमारा ये भी अपने आप में सही, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है 78 में। ये कूट में हमें मिलाना है। ये संभलपुर जो है कहाँ पर है, ये जो इसमें मतलब देखिए मिलाने वाला है, इसका जो कोड ऊपर दिया गया है, तभी हम लोग ऊपर चल के इस पर मिला लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लें। अवध, देखिए अंग्रेज़ों ने अवध को 1956 में मिलाया था, हमें ये एकदम कन्फर्म है। अंग्रेज़ों ने अवध को 1956 में मिलाया था। तो एक ये हो गया। तो आगे अगर हम लोग देखें, देखिए एक से काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर इसका ऑप्शन कोड तो ऊपर दिया गया है। ये 78 का हमारा ये क्वेश्चन था, तो ये 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो B1 हो गया, तो A 2 पर मिलेगा, B 1 पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, तो A हमारा ये इस पर मिलेगा, ये इस पर मिलेगा। अवध तो चला गया इस पर, बचा ये इस पर, तो यही है इसका। तो आगे चलिए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं 79। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये तो मजाक की तरह बात हुआ। ऐसा कौन कह सकता है जो मज़ेदार व्यक्ति हो। आरसी मजूमदार, इसका नाम थोड़ा मज़ेदार टाइप क्यों, क्योंकि ये मज़ेदार टाइप की बात ही कर रहा है कि ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। तो ये हो गया। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखें क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने एक लिखा था आनंद मठ नाम से, एक अपना वो नाटक था लिखा था, उसमें जो है सन्यासी विद्रोह को ख्याति उसी से प्राप्त हुई। तो हम लोग देख लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं और अगले भाग में हम लोग करेंगे जैसा कि मैं बताया था। 81 क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। तो इसका सही जो आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे नेता थे जो अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिए थे। तो ये हम 80 तक लगभग क्वेश्चन देख लिए मेरे भाई। तो 80 के बाद हम लोग अब अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, आपको देखने में छोटा छोटा रहेगा, तो आप अच्छे से कम समय में देख लेंगे और हमें भी थोड़ा सहायता रहेगा। तो हमने इसका पार्ट 1 जो मेरे भाई, इसका पार्ट 1 हम यहाँ पर आज देख लिए और इसका जो पार्ट 2 है हम लोग अगले वीडियो में डाल देंगे, इसी नाम से डालेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई। अगर आप कोई वीडियो ज़रा सा भी काम का लगा हो, अच्छा लगा हो तो मेरे भाई इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का मेरे भाई कुछ होता नहीं है। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन से जुनून आता है और जुनून से जो काम होता है वह हमेशा अच्छा होता है, बेहतर होता है, बढ़िया होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।